देखिए कल हम लोगों ने मीन्स प्रीवियस क्लास में पहला कॉस्मॉस समझाया हमने आपको, ब्रह्मांड क्या किसे कहते हैं। दूसरा हमने गैलेक्सी डिस्कस कर दिया था, गैलेक्सी हम किसे कहते हैं। अब तीसरा जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट, सबसे पहले वो तारों का निर्माण कैसे होता है। तारों का निर्माण कैसे होता है ये हमें समझना है। अगर ये दो कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझे हैं तो आज तारों का निर्माण आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हालांकि इसमें जो मैंने यूनिवर्स समझाया था उसमें जॉर्ज ले मेटेयर का जो प्रिंसिपल बताया था उसकी मैक्सिमम चीजें रिपीट होंगी, ठीक है। और आज आपको ये बात समझ में आएगी कि पूरा यूनिवर्स जो है उसमें दो ही चीजें हैं, एक स्टार्स और दूसरा स्पेस। यानी या तो तारे हैं या तो खाली स्थान है। ये समझने के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं तारों का निर्माण। तो पहले हम समझाते हैं कि कोई भी ऐसे मिल जाए खगोलीय पिंड तो कैसे पहचानोगे कि यह तारा है। तो वो दो कंडीशंस कंप्लीट करता हो। पहला, स्वयं का प्रकाश हो उसके पास, स्वयं का प्रकाश। और दूसरी अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो उसके पास स्वयं की ऊर्जा भी हो, स्वयं की ऊर्जा। हम कहना क्या चाह रहे हैं, हमें जितनी भी चीजें यहां दिखाई दे रही हैं पृथ्वी पर, उनके पास स्वयं की ऊर्जा और स्वयं का प्रकाश नहीं है। इसका मीन ये है कि वो तारा नहीं है। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर स्वयं की प्रकाश से चमकता नहीं है, तो ये मार्कर जो होगा वो हम इसे किस में नहीं रख सकते, तारे में नहीं रख सकते। वे सभी खगोलीय पिंड तारे हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश है और स्वयं की क्या है, ऊर्जा है। तो खगोलीय पिंडों में अगर हम कहें कि कैसे पहचानोगे कि कोई ऑब्जेक्ट तारा है, तो उसके लिए सिंपल सी डेफिनेशन कि ये दो कंडीशंस फुलफिल होती हों, स्वयं का प्रकाश और स्वयं की ऊर्जा। बात क्लियर, ठीक। अब हम समझाते हैं कि तारों का निर्माण कैसे होता है। तारों के निर्माण के लिए हमने यहां पर आपको एक ऑब्जेक्ट समझाया था कि ये सिंगुलरिटी से शुरू होता है। और सिंगुलरिटी की विशेषताएं मैंने बताई थी कि आयतन जो होगा वो कम होगा, तापमान और घनत्व यानी टेम्परेचर और डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, ये बताया था। इसमें कहा था कि विस्फोट हुआ और विस्फोट होने से एक स्ट्रक्चर बना जिसे मैंने नाम दिया था नेबुला, और नेबुला या निहारिका कहा था। और इस नेबुला या निहारिका में जब कहते हैं कि कुछ ग्रुप्स बन गए और वो स्टार्स के ही ग्रुप थे, इन्हीं को हमने गैलेक्सी नाम दिया था। और इन्हीं गैलेक्सी में मैंने बताया था अगर तीन तीन गैलेक्सी हों तो उन्हें हमने क्लस्टर नाम दिया था। और अगर ये तीनों स्पाइरल टाइप हों तो इन्हें हमने सुपर क्लस्टर का नाम दिया था। अब यहीं से हमें समझना है तारा। अगर इस प्रीवियस को आप रिवाइज कर लेते हैं तो आपको यहां से फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स समझ में आ जाएगा कि तारों का निर्माण कैसे हो रहा है। जैसे पहला कॉन्सेप्ट ये होता है, मैं इस बार इस तरीके से लिख रहा हूं, उन्हें आप बना सकते हैं। नेबुला क्या है, तो हम ऐसे ऐसे अगर एक बादल टाइप का क्लाउड फॉर्म कर दें और यहां पर केवल हम ये लिख दें कि ये विरल हाइड्रोजन के बादल हैं। विरल मीन्स क्या है कि बहुत दूर दूर कण हैं इसमें हाइड्रोजन के, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मेशन होगा जिसे निहारिका कहते हैं। और यही फॉर्मेशन जब ये घने बादल हो जाते हैं तो कहते हैं कि हाइड्रोजन के कण परस्पर टकराने लगते हैं और वो हीलियम में कन्वर्ट होते हैं। और अगर वो हीलियम में कन्वर्ट होंगे तो वहां पर कहते हैं कि ये अभिक्रिया नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, इसमें ऊर्जा और प्रकाश निकलता है। और यही जो है बादल कहलाता है स्टेलरी नर्सरी, स्टेलरी नर्सरी। इतनी बात सबको समझ आ रही, ठीक है। और स्टेलरी नर्सरी जब पर्याप्त मात्रा में
प्रकाश और ऊर्जा देने लगे तो हम कहते हैं कि ये बन जाता है हमारा प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार मीन्स आदि तारा, आदि तारा। और आदि तारा से ही हम स्टार का फॉर्मेशन होता है, जब इसमें पर्याप्त मात्रा में हमें क्या मिलता है, ऊर्जा और प्रकाश। जब इसमें ईंधन कम हो जाता है, मीन्स फ्यूल कम हो जाता है और आकार बढ़ जाता है इसका, तब इसे कहते हैं लाल दानव, लाल दानव या रेड जॉइंट। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, लाल दानव या रेड जॉइंट। जब रेड जॉइंट में दो स्थितियां बनती हैं, यहां पर एक हम सीमा समझाना चाहते हैं जिसे कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। ये इतना कंप्लीट कर लिया सभी ने, तो समझेंगे। भारतीय मूल का एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है चंद्रशेखर, यस चंद्रशेखर। उन्होंने ये बताया है कि रेड जियॉन्ट की स्थिति अगर किसी स्टार में बन गई है तो अब क्या होगा। तो वो कहते हैं कि ये दो तरीके से रिएक्ट करेगा। पहला, अगर 1.44 ms, इसे कहते हैं मास ऑफ सोलर, किसी भी रेड जॉइंट का द्रव्यमान इतना तक है तो वो कन्वर्ट होगा व्हाइट डॉर्फ में। व्हाइट डॉर्फ का मीन्स है श्वेत बावन। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, श्वेत बामन। बात समझ में आए। और वही श्वेत बामन ब्लैक डॉर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स हम ये कहना चाहते हैं कि अंततः वो ब्लैक डॉर्फ में या काला बामन में परिणित हो जाएगा। ये पहली कंडीशन उन्होंने बताई। दूसरी कंडीशन ये बताई है कि अगर 1.44 ms से अधिक है मास तो उसमें होगा सुपरनोवा एक्सप्लोजन, सुपरनोवा एक्सप्लोजन। क्या बात कितनी समझ में आ रही है सबको, ठीक है। और सुपरनोवा जो एक्सप्लोजन होगा, इसमें भी कहा कि दो केस बनेंगे। एक जो स्टार है इसकी मध्यवर्ती परत में विस्फोट हो और मध्यवर्ती परत के बाद जो ठोस हिस्सा बचेगा उस ठोस हिस्से से बनता है न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा। और इस न्यूट्रॉन तारे से ही बनता है ब्लैक होल या काला विवर। और इन दोनों की विशेषताओं पर प्रश्न पूछा गया है। इसका पूरा संगठन न्यूट्रॉनों से बना होता है। और ब्लैक होल कहते हैं कि सभी प्रकाश, सभी कणों, हालांकि इसे दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता क्योंकि ये हर चीज को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। यही पूरा है प्रक्रिया कि स्टार का फॉर्मेशन कैसे कैसे हुआ है। बात समझ में आ रहा है। अब अगर हम बात करें यहां पर स्टार्स में ही, सबको इतना समझ में आया, कोई डाउट किसी? चल कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं अगर बात करूं अर्थ के रेफरेंस में, अभी अर्थ तक हम आएंगे, ये हमारा प्लेनेट है। पूछा जाता है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है, सबसे निकटतम तारा। तो हमारा आंसर होता है सूर्य, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए कि हमारा जो सूर्य है या सन है इसके सबसे निकटतम कौन है, तो हमारा आंसर होता है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो आप समझ पा रहे हैं क्या ये बात, ठीक है। तो ये तारा इंपॉर्टेंट। एक और तारा इंपॉर्टेंट है जो अभी हम आगे और पढ़ेंगे आपको। एक तारा हमारे यहां बहुत ज्यादा पूछा जाता है जिसका नाम है ध्रुव तारा। कहते हैं ये सदैव कहां स्थित होता है, उत्तर दिशा में या उत्तरी ध्रुव की ओर स्थित होता है। और इसका परीक्षण दिशा ज्ञात करने के लिए करते हैं, चाहे समुद्री यात्री हों
या कोई भी जो दिशा से क्या हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। और इसी पर स्टोरी बनाकर यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। जैसे एक क्वेश्चन अभी हाल में पूछा गया कि कोई व्यक्ति है, उसकी छाया नर्मदा नदी की पूर्वी ओर बन रही है, या छाया जिधर बन रही है उसके पूर्व में नर्मदा नदी है, वो हिमालय तक जाना चाहता है और वो दिशा से भ्रमित हो गया है, तो वो किस ओर चलना प्रारंभ करे। इस तरीके के शॉर्ट क्वेश्चंस भी इस पर पूछे जाते हैं। ध्रुव तारे के बारे में हम बहुत सी डिटेल्स और भी आपको डिस्कस करेंगे। जैसे ये लिटिल बियर समूह का तारा है, लिटिल बियर समूह का तारा है। दूसरी हम बताएंगे कि इसकी जो दिशा ज्ञात की जाती है वो सप्त ऋषि मंडल समूह के 2 तारे हैं। ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। उसमें एक होता है अर्सा मेजर और एक होता है अर्सा माइनर। इनकी मदद से ज्ञात करते हैं। अर्सा मेजर के अगर हम पीछे बढ़ा दें, 7 तारों का समूह सप्तऋषि मंडल कहते हैं। अगर इन्हें हम फिगर बना के बताएंगे आगे, इसके बारे में जब डिटेल करेंगे, तो अर्सा मेजर को अगर हम आगे बढ़ा दें तो हम कहां तक पहुंच जाते हैं, ध्रुव तारे तक। और अर्सा माइनर को अगर हम पीछे की ओर खींच दें तो हम कहां पहुंच जाते हैं, मतलब इसमें आगे बढ़ने से ध्रुव तारा मिलता है, इसमें पीछे बढ़ने से क्या मिलता है। बात समझ पा रहे? तो ये बातें भी हमें समझनी है। तो सप्तऋषि मंडल में मेजर में पीछे से बढ़ाने की ओर और माइनर में आगे बढ़ाने की ओर। अब मैं एक स्ट्रक्चर कर रहा हूं जो अगली क्लास की भूमिका बनेगा। जैसे मैथमेटिकल आप समझिएगा थोड़ा, कि मैं ये कह दूं कि ये कॉस्मोस है, तो मैंने ये पढ़ लिया, इसे नाम क्या दे दिया है मैंने, कॉस्मोस या यूनिवर्स, ब्रह्मांड कहते हैं। और इसके अंदर अगर कोई पूछे तो क्या आ जाएगा, तो ये मैथमेटिकल अगर हम कहें तो इसके अंदर ये गैलेक्सीज हैं, और इन गैलेक्सीज के अंदर बहुत से क्या हैं, क्लस्टर हैं। समझ आए? क्योंकि आकाश गंगाओं को समूह क्या कहलाता है, क्लस्टर। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, क्लस्टर। समझ आए? और इन क्लस्टरों के अंदर जो हैं वो तारामंडल हम कहें या हम कॉन्स्टेलेशंस कहें, ये है। और इनके अंदर जो है वो नक्षत्र हैं, एस्ट्रिजियम। और इन नक्षत्रों के अंदर जो है वो हमारा सोलर सिस्टम है, जिसे हम सौर मंडल कहते हैं। और इन सौर मंडल में प्लेनेट हैं, और उसमें से एक प्लेनेट पर, या हम कहें सौर मंडल में सन है, और फिर उसके बाद उसके चारों तरफ प्लेनेट घूम रहे हैं, और उसमें से हम रहते हैं जिस पर क्या है, अर्थ। तो आगे की जो क्लासेस हैं मैंने आपको ये टर्म क्लियर कर दिया है, ये टर्म क्लियर कर दिया है, ठीक। और साथ में मैंने अभी आपको क्या समझा दिया है कि तारों का फॉर्मेशन कैसे होता। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ाएंगे आपको, तारामंडल और नक्षत्र में अंतर क्या है, और इनसे क्वेश्चंस किस किस लेवल के बने हैं वो बताएंगे आपको, ठीक है। तो यहां तक सबको क्लियर, ठीक। तो ठीक है, फिर आगे बताते हैं।